बच्चों नमस्कार। मैं विभु मिश्रा, विशेष अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा से। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका नामक टॉपिक पर फिर से चर्चा करूंगा। पिछली जो क्लास थी हमारी, जिसमें हमने ग्रामीण आजीविका के क्या क्या साधन हैं, ग्रामीण आजीविका में के दौरान कौन से महीने में कौन से कार्य उपलब्ध होते हैं, और कलपट्टू गांव में तुलसी नामक स्त्री के बारे में जानकारी हासिल की थी कि उसके क्या रोजगार के साधन थे, क्या उसको परेशानी जो है उठानी पड़ती थी अपने ग्रामीण आजीवन के दौरान। आज इसी कड़ी में हम जो है शेखर नामक व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसकी जीविका के क्या साधन हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। मतलब ये है कि जब अपने खेत में धान की कटाई होती है तो हम दूसरे की मदद ले लेते हैं, और जब दूसरे के खेत में धान की कटाई होती है तो उसकी मदद कर देते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में ले जाऊंगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जो है धान का उत्पादन किया जाता है। एक मशीन में डालकर कैसे धान को अलग कर दिया जाता है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। किसकी मिल में काम करता है शेखर? रामलिंगम की। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। संकर मतलब जो है क्रॉस कल्चर वाली, मतलब जैसे संकर होता है कि एक प्रजाति दूसरी है और दूसरी प्रजाति दूसरी, मतलब नर दूसरी प्रजाति का होगा, माँ और मादा गाय दूसरी, उसके उत्पन्न गाय को संकर गाय बोलते हैं। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत में काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? मैंने आपको बताया था शेखर का परिवार खेती का काम करता है, दूसरे मजदूरों को क्यों नहीं लगाता? खुद ही वो काम करता है और दूसरे के छोटे जो हैं उनकी मदद कर देता है और अपने में ज़रूरत के हिसाब से मदद ले लेता है। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? मैंने बताया था बच्चों की जो है बीज और खाद जिस व्यापारी से लेता है उसी व्यापारी को उधार चुकाने के रूप में अपना धान बेचना पड़ता है।
शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। इसके बारे में अब हम आगे जानेंगे। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज दे लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। किससे कर्ज लिया जाता है बच्चों? साहूकार से। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या तक कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने की एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा सरकारी बैंक से कर्जा लिया। कहाँ से कर्जा लिया? सरकारी बैंक से। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेती पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज पर बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन, मतलब खेती एक तो आजीविका का साधन है और जंगल की उपज जैसे जड़ी बूटी, महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। कौन कौन से काम अतिरिक्त आय पैदा करते हैं? महुआ, तेंदू के पत्ते, शहद। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पालन में लगे हुए हैं। आइए वर्णा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पालन पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुकपेट नाम के गांव में रहता है। कौन से गांव में?
पुदपेट के नाम से गांव में रहता है। प्यारे बच्चों, हमने देखा खेती है, खेती के साथ जंगल से प्राप्त होने वाले जो हमको शहद है, महुआ है, तेंदुपत्ते, जड़ी बूटी, इनसे जीविका का साधन चलता है, अतिरिक्त कमाई होती है। और मछली पालन भी जीविका का एक साधन है। नागालैंड की सीढ़ी नुमा, प्यारे बच्चों, हम अरुणा और परिवेलन के बारे में जानने से पहले नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में जानेंगे। यह एक गांव है जिसका जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे के ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे हो बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। प्यारे बच्चों, जो सीढ़ी नुमा खेती होती है तो पहाड़ पर चूँकि ज़मीन समतल नहीं होती तो वो ढलान नुमा होती है, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे जो उसकी ज़मीन होती है वो जो है उसको सही से साफ करते हैं, उसका जो है किनारा ऊंचा कर देते हैं। फिर उस ज़मीन के ऊपर फिर थोड़ा उससे दूर हट के जो है उसको जो है ज़मीन सही करके और सीढ़ी मतलब किनारा बना देते। ऐसे जो है चूँकि पहाड़ नीचे से ऊपर तक जो है सक्रिय होते जाते हैं, नीचे थोड़ा समतल फिर ऊपर जैसे जाते हैं तो वो सक्रिय होते, तो इसीलिए सीढ़ी नुमा खेती वहाँ पर पाई जाती है। पहाड़ों पर कौन सी खेती होती है? सीढ़ी नुमा खेती होती है। अब हम अरुणा और पारिवेलन के बारे में जानेंगे। पुदपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं। ये मछली पालन का चित्र है। कैसे मछली पकड़ते हैं? बोट से जाल फेंककर या कांटा डालकर। प्यारे बच्चों, उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है। छोटी नाव को क्या बोलते हैं? कैटामैरन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गर्मी रहती है। इस समय सारे कैटामैरन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछलियाँ खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारे औरतें इकट्ठे हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से मैंने परिवार के कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी। मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल, कैटामैरन और इसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटरामैरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र से दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भरकर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहरों की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ
चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरने, इसमें आप देख रहे हो एक स्त्री जो मछुआरन है वो मछलियों को बेच रही है। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि शेखर और वरुणा को उधार क्यों लेना पड़ता है। आपने देखा होगा शेखर और वरुणा को क्यों उधार लेना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है 4 महीने क्या होता है, काम नहीं मिलता है, इसलिए जो है वो जो है उधार लेते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हम देखते हैं कि आपने सुनामी के बारे में सुना है, यह क्या होता है, इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा। सुनामी के कारण भी जब तूफान आता है तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों? जो सुनामी के कारण समुद्र में उथल पुथल होती रहती है और उस महीने जो है मछुआरे समुद्र में तूफान आने की आशंका के कारण उसके आसपास नहीं जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले हमारे वीडियो में हम इसी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन इस पर और चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आज हम जो है शेखर की कहानी और अरुणा और जो है शेखर के माध्यम से हमने जाना कि ग्रामीण जीवन में आजीविका के कौन से साधन हैं, क्या समस्याएं हैं। अगले टॉपिक में हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।